नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर का परिचय हम प्राप्त करने जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में माने जाते हैं और आज हम इसके परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड, अब स्लाइड देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर मैंने रामधारी सिंह दिनकर के परिचय को समझाने के लिए 8 बिंदु तय किए हैं। इन 8 बिंदुओं के माध्यम से हम रामधारी सिंह दिनकर के परिचय को प्राप्त करेंगे। अब ये पहला बिंदु है जन्म। अब देखिए, अब हर जो भी वीडियो लेसन बनाया जा रहा है उसमें पहला यही होता है कि जन्म, क्योंकि जन्म के साथ ही हमारी कहानी आरंभ होती है और इसीलिए देखिए जन्म को देखिए सारे बिंदुओं में प्रथम स्थान जन्म को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908, ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908। और इससे पहले हम लोगों ने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा था और महादेवी वर्मा से 1 साल छोटे हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ है, अर्थात महादेवी वर्मा से 1 वर्ष छोटे हैं। तो ये हो गई उनकी जन्म तारीख। अब अगला बिंदु है जन्म स्थान। अब देखिए, इनका जो जन्म स्थान है तो कहा जाता है कि सिमरिया नामक गांव का नाम है सिमरिया और वो मुंगेर ज़िले में है और मुंगेर जिला बिहार में है, अर्थात सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में। अर्थात इनका जन्म बिहार के जिला मुंगेर के सिमरिया गांव में हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उनके रामधारी सिंह दिनकर के जन्म स्थान का नाम लिखिए। तो तब देखिए आपको सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में, तो ये लिखना पड़ेगा। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माता पिता का नाम। अब देखिए, माता पिता का नाम, अब ये भी देखिए कई बार पूछा जाता है, इसीलिए देखिए इसको महत्व दिया गया है माता पिता के नाम को। तो माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। तो इनके माता पिता है मनरूप देवी और रवि सिंह। अब देखिए, यहाँ पर होता ये है कि जब रामधारी सिंह दिनकर केवल 2 वर्ष के थे तब ही उनके पिता का देहांत हो गया। अर्थात अब पहले तो देखिए उनके पिताजी एक साधारण किसान थे और जब दिनकर 2 वर्ष के थे तभी उनका देहावसान हो गया। अब परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। अब देखिए लगभग 7-8 बच्चे थे, उनका पालन पोषण देखिए उनकी माँ करती है, विधवा माँ। अब वैसे वो किसान, अब बहुत सारे किसान मैं तो देखता हूँ कि भाई यानी उनको यानी ज़्यादा कुछ बचता नहीं है किसानी में, क्योंकि आजकल देखिए अब वो तब के ज़माने में और आज की किसान भी हम जब देखते हैं तो उतने पैसे वाले नहीं होते हैं, अर्थात ये साधारण गरीब परिवार ही कहा जाएगा। तो आप उसमें से देखिए जब वो 2 वर्ष के तभी उनके पिता का देहांत हो गया और इतने सारे बच्चे, और फिर उनको देखिए उनकी जो माता थी विधवा माँ, उन्होंने देखिए सारे बच्चों का पालन पोषण किया। ठीक है, लेकिन दिनकर बचपन देहात में बीता जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। देखिए ये जो उनका जब वो बचपन उनका गांव में बीता और गांव में देखिए खेतों की जो हरियाली है और जो बांसों के झुरमुट आदि है, जो कांस के जो घास होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये सारी जो प्रकृति की जो सुषमा है
उसका प्रभाव देखिए दिनकर के मन पर पड़ता है और शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ देखिए गांव का जीवन, फिर ऊपर से देखिए पिता नहीं रहने कारण केवल माता थी और वह माता ही देखिए सारे परिवार का पालन पोषण करती थी। तो इस तरह देखिए जीवन की जो कठोरताएं हैं, उन कठोरताओं का भी रामधारी सिंह के मन पर शायद काफ़ी गहरा असर पड़ा होगा और इसीलिए बाद में वो इतने ओजस्वी कवि के रूप में यानी दुनिया के सामने आते हैं। तो ये हो गया उनका माता पिता का नाम। और हम चौथा बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है शिक्षा। अब देखिए शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, और फिर ये इसी को लेकर के देखिए दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि देखिए ये नहीं है कि भाई हमारी अच्छी तरह शिक्षा हुई तो होगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझे? तो संघर्ष करके ही हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद ही आदमी महान बनता है। अब यहाँ पर देखिए इनकी चौथा बिंदु है शिक्षा। अब देखिए संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए इनके एक संस्कृत के एक बहुत बड़े पंडित थे, तो इन्होंने उनके पास जा कर के इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की और उसी के साथ साथ देखिए गांव में एक प्राथमिक स्कूल था, उस स्कूल में देखिए इन्होंने अब एडमिशन लिया और शिक्षा प्राप्त की। और फिर उसके बाद निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। अब देखिए उनके गांव में तो मिडिल स्कूल तक ही था। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उनको देखिए उनके गांव के पास ही बोरो नामक दूसरा गांव था, वो थोड़ा बड़ा था, वहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मिडिल स्कूल खोला गया। अब ये राष्ट्रीय मिडिल स्कूल जो था वह देखिए अंग्रेज़ों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ में खोला गया था और वहाँ पर देखिए ब्रिटिश सरकार के विरोध में भी बातें कही जाती थी। यानी ब्रिटिश सरकार के विरोध में या फिर ब्रिटिश सरकार जो हमारा शोषण कर रही है उन शोषण को लेकर भी उस स्कूल में बातें होती थी। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। और ये ऐसा स्कूल है, उसी स्कूल के कारण उस स्कूल के जो वहाँ के जो शिक्षक आदि थे उनके विचारों को सुनकर इसके मन में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जगी और फिर देखिए बाद में वह राष्ट्र कवि भी कहलाए। तो ये हो गई उनकी शिक्षा। और अगला बिंदु है पद। अब देखिए इन्होंने किन किन पदों को प्राप्त किया और कैसे कैसे देखिए इन्होंने जीवन में आगे बढ़ा। अब देखिए पद पहला है पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। अब देखिए वो ज़माने में बीए पास करना बहुत बड़ी बात थी, यानी बीए पास करना माने बहुत बड़ी बात थी और तुरंत देखिए वो ज़माने में नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बहुत कम रहते थे और बीए तक पहुंचने वाले भी बहुत कम लोग होते थे। और इसीलिए देखिए जैसे ही उनको बीए ऑनर्स हुआ तो उनको देखिए एक स्कूल में देखिए वह प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर बन गए। अब आजकल तो देखिए बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी करने के बाद भी देखिए टीचर की नौकरी नहीं मिल रही है। खैर वो ज़माने में बीए को बहुत यानी बीए का बहुत बड़ा डिमांड था और जो भी बीए करता था उनको नौकरी मिल जाती थी। और उसी तरह देखिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर को भी पहला पद प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर का मिला। उसके बाद बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्टर पद स्वीकार किया। उसके बाद देखिए बिहार सरकार, तो वो ज़माने में देखिए अंग्रेज़ सरकार थी, तो अंग्रेज़ सरकार के अधीन ही देखिए सब लोग काम करते थे। तो वहाँ पर देखिए अंग्रेजी शासन के हाथ के नीचे ही यहाँ पर देखिए ये रामधारी सिंह दिनकर पद स्वीकार करते हैं। और फिर देखिए कहा जाता है कि जब वो सब रजिस्ट्रार थे तो कभी कभी देखिए गांव को जाना पड़ता था और सब रजिस्ट्रार होने के कारण ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये जो वहाँ के ये जो नियम कानून कायदे हैं, उन कायदों को उन्होंने बहुत ही बारीकी से जाना था कि किस तरह देखिए अंग्रेज़ हमको लूट रहे हैं।
और इनकी जो लूट है वो उन लूट के बारे में इन्होंने अपने कविताओं में ये सारे देखिए इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही देखिए इन्होंने कविताएं लिखना शुरू की, अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए और कहा जाता है कि उनको हर 1-2 महीने में देखिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। हर 1-2 महीने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, यानी उसको सताया जाता था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि रामधारी सिंह दिनकर कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये बहुत बड़े देखिए देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। यानी राष्ट्र प्रेम का जो भावना थी, उस भावना को अंग्रेज सरकार समझ गई थी और इसीलिए देखिए उसको बार बार यहाँ से वहाँ उनका तबादला कर रही थी। लेकिन ऐसे में ही 1947 यानी 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फर पहुँचे। लेकिन बाद में देखिए जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो वह देखिए वह सब रजिस्ट्रार की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। फिर उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और फिर उसके विभागाध्यक्ष भी होकर देखिए वो मुजफ्फर पहुंच गए, अर्थात वहाँ से चले गए। अब उसके बाद 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। तो ये देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। जब देखिए 1952 में 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया, अर्थात ये देखिए राज्यसभा के सदस्य थे, ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे। यानी लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव जीतना पड़ता है, राज्यसभा के लिए देखिए सरकार चुनती है या फिर चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इस तरह देखिए 12 वर्ष संसद सदस्य रहे, बाद में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। अर्थात देखिए एक से एक बड़े बड़े पद पर ये कार्यरत है। 12 साल तक देखिए संसद रहे और फिर उसके बाद वह देखिए भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हो गए। अर्थात कुलपति माने वाइस चांसलर। वाइस चांसलर देखिए एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा, एक विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा पद होता है। सारा विश्वविद्यालय उन्हीं के अधीन काम करता है। तो इस तरह देखिए रामधारी सिंह दिनकर को एक के बाद एक अनेक पद उनको प्राप्त होते गए और वो जीवन में आगे बढ़ते चले गए। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं पद के बाद। अब देखिए बिंदु नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए बिंदु नंबर 6 में मैंने पुरस्कार सम्मान आदि यहाँ पर लिखा है। तो आप इनको देखिए क्या क्या पुरस्कार मिले हैं उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इनको देखिए पहला पुरस्कार देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये देखिए हिंदी की सेवाओं के लिए दिया जाता है। उनकी हिंदी की जो सेवा है उस सेवा को ध्यान में रख करके साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। और उसके बाद पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे 3 तरह के देखिए ये सम्मान होते हैं। तो ये जो पद्म भूषण का भी सम्मान उनको मिला है। पद्म भूषण सम्मान देखिए एक प्रतिष्ठित और बहुत ही देखिए जिन्होंने समाज के लिए देश के लिए कुछ किया है ऐसे लोगों को देखिए पद्म भूषण का सम्मान देते हैं। और उसके बाद इनको सबसे बड़ा जो इनको ये मिला, इनको जो पुरस्कार मिला है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के यानी साहित्यकारों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब इसे भी पहले भी देखिए सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा को मिल चुका था, उसके बाद दिनकर, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी। अब इस तरह देखिए बहुत सारे लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये केवल हिंदी साहित्य वालों या हिंदी भाषा वालों के लिए नहीं है, ये देखिए हमारे संपूर्ण भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी देखिए श्रेष्ठ लेखक कवि थे और इसीलिए देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब उसके आगे आते हैं रचनाएं। 7वां बिंदु है रचनाएं। अब रचनाओं में देखिए अब मैं कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम यहाँ पर मैं बोलता हूँ। अब उनमें है रेणुका, हुंकार और रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र। अब देखिए कुरुक्षेत्र के बारे में ये बहुत इनकी चर्चित रचना है कुरुक्षेत्र।
रश्मि रथी और उर्वशी, नील कुसुम। अब उर्वशी भी देखिए इनके बहुत ही चर्चित रचनाओं में से रही है। तो ये देखिए इस तरह देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। और अंत में बात आती है निधन, यानी जन्म से कहानी आरंभ हुई थी और निधन के साथ देखिए कहानी समाप्त हो रही है। तो देखिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 यानी 1974 को इस देखिए श्रेष्ठ कवि या श्रेष्ठ लेखक या श्रेष्ठ इंसान का निधन हुआ। तो ये हो गया देखिए रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। अब हमने देखिए संक्षिप्त रूप में ही इस परिचय को हमने प्राप्त किया है। अब ज़्यादा देखिए डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगली स्लाइड में देखिए कलम या की तलवार कविता की व्याख्या। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही ओजस्वी कविता मानी जाती है, कलम या की तलवार। अब इसकी देखिए साहित्य में बहुत बड़ा आदर है इस कविता का, और इस कविता को लेकर बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ होती है। तो वही कविता यानी एक चर्चित कविता पाठ्यक्रम में रखी गई है। हम इस चर्चित कविता के विषय में हम अब अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे, और इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, अब उसका देखिए यहाँ पर खुलासा किया जाएगा। अब कलम या की तलवार कविता की व्याख्या, अर्थात हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम या की तलवार, कलम अर्थात लेखनी की शक्ति व महत्व को तलवार की अपेक्षा श्रेष्ठ दर्शाती है। और इसी बात को लेकर के देखिए रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता की रचना की है, और इस कविता के माध्यम से कलम की श्रेष्ठता को हमें, कलम की महत्ता को दिखाने का प्रयत्न किया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहली दो पंक्तियाँ हैं, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अब देखिए वो बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए। वे कहते हैं आप ये निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए, कलम चाहिए या तलवार। अब ये कलम और तलवार के क्या चाहिए तो पूछते ही है, लेकिन वो बोलते हैं भाई मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। वो बोलते हैं भाई कलम के कारण हमारे मन के जो ऊंचे भाव है, उन भावों से यानी कलम से देखिए लोगों के तन में, शरीर में देखिए हम शक्ति पैदा कर सकते हैं। अर्थात कलम अब तलवार से श्रेष्ठ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे लिखते हैं अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। अब यहाँ पर देखिए अंध कक्ष का देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, शब्द है अंध कक्ष। अब अंध कक्ष का मतलब है अंधेरा कमरा, या फिर देखिए कारागार, या फिर देखिए अब जेल खाना। तो उस समय देखिए जो भी क्रांति की बात करता था, जो भी देखिए भारत के राष्ट्र प्रेम की बात करता था, तो ये जो अंग्रेज की सरकार थी, तो ऐसे लोगों को देखिए जेल में बंद कर देती थी। तो यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर हमारे सामने प्रश्न खड़ा करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आप जेल में बैठ करके, आप अंधेरे कमरे में बैठ करके केवल आप देखिए रचोगे या लिखोगे, बड़ी बड़ी कविताएं लिखोगे, बड़े बड़े विचार लिखोगे, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान, या फिर देखिए तलवार पकड़कर यानी तलवार भी यहाँ पर देखिए जरूरी मानते हैं। और शायद देखिए रामधारी सिंह दिनकर ये जो अहिंसा का आंदोलन था, शायद उससे थोड़े से माने असहमत थे। तो इनको लगता था कि भाई हमें लोगों के विचारों को तो देखिए जागृत करना ही है, लोगों के मन में क्रांति की भावना तो भरनी है, और साथ में हमें तलवार भी पकड़ना होगा। समझे? तो क्योंकि तलवार और ये जो कलम है, कलम और तलवार दोनों अगर रहेंगे तो शायद हम बहुत जल्दी देखिए स्वतंत्र होंगे। और ये देखिए उस समय की कविता है जब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, और ऐसे में देखिए ऐसी कविताओं का भी बहुत बड़ा महत्व था। और इसीलिए देखिए बोलते हैं कि भाई केवल हम देखिए बड़ी बड़ी रचनाएं रचते रहेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा, बल्कि रचनाओं के साथ साथ हमें तलवार भी पकड़ना होगा।
फिर आगे कहते हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। फिर आगे देखिए कलम की प्रशंसा करते हुए वह बोलते हैं कि कलम एक तरफ कलम है जिसके माध्यम हम शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीक्ष्ण वार कर परास्त कर सकते हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, अर्थात कलम में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो देखिए लोगों की भावनाओं को जगा सकती है, लोगों में देखिए क्रांति की भावना जगा सकती है, और दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगा सकती है। अर्थात कलम में बड़ी ताकत है, अर्थात हमें कलम की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, जिसने अनेक समाजों में बड़ी बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। और वो आगे बोलते हैं कि भाई ये जो कलम है विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है, और एक बार देखिए लोगों के विचारों में क्रांति की भावना जग गई, प्रज्वलित हो गई, तो फिर ऐसा देश कभी मारने से मरने वाला नहीं है। देखिए अगर आपके मन में देश प्रेम की भावना है, आपको सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात का अगर आपको पता चल गया तो फिर आप कभी हारेंगे नहीं। अर्थात आप देखिए कितनी भी कठिनाइयाँ आने से भी आप देखिए विचलित नहीं होंगे। इसके लिए देखिए हमें हमारी भावनाओं में, हमारे मन में, हमारे प्राण में, यानी वो ये जो रचनाएं हैं, जो कलम है, वो इस तरह का देखिए अंगारे भर देती है कि देखिए चाहे कितना भी कष्ट हो, इंसान देखिए अपनी जिद्द को नहीं छोड़ता। यानी कलम के माध्यम से हम निर्भय होकर विचारों तेज लेकर कर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं। जलते अंगारे माने चिंगारी का रूप। हाँ, एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि एक भेद है, अर्थात एक यहाँ पर भेद है, एक यहाँ पर देखिए विषमता है। और वो कहते हैं कि जहाँ पर निर्भय होते नर नारी, अर्थात नर के साथ नारी को भी जोड़ते हैं। अब देखिए तो उस ज़माने में देखिए खास करके देखिए जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था, तो कई लोगों ने, कई बुद्धिजीवियों ने, कई बड़े बड़े अमीर पूंजीपति लोगों ने भी देखिए महात्मा गांधी का साथ दिया था और वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। लेकिन महिलाएं ज़्यादा नहीं जुड़ती थी। लेकिन ऐसे में भी देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लिया जाता है कि वो एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 1921 में जब देखिए असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, उसमें देखिए वह प्रथम महिला के रूप में देखिए वह आगे आती है। तो यहाँ पर भी देखिए अब ये जो बोलते हैं कि भाई सभी लोग निर्भय होने चाहिए, नर भी निर्भय होना चाहिए, नारी भी। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब अंग्रेज थे, वह अंग्रेज देखिए एक तरह से देखिए लोगों की आवाज़ दबाना, लोगों को डराना धमकाना, फिर देखिए उनको मैंने चुपचाप बैठने के लिए मजबूर करना, तो इस तरह की बात होती है। लेकिन अगर हमारी कलम अगर आग उगलती है जहाँ अक्सर चिंगारी बनते हैं, तो वहाँ नर और नारी सभी भय मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर ये जो क्रांतिकारी कविताओं का भी आह्वान करते हैं, यानी वो बोलते हैं कि कलम के द्वारा हमें क्रांतिकारी भावनाएं लानी चाहिए, जगानी चाहिए। नहीं तो देखिए सारे देश में देखिए वो जो स्वतंत्रता की जो भावना है वो नहीं जगेगी। अर्थात यहाँ पर देखिए बुद्धिजीवियों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने कलम के द्वारा आपके जो कलम के द्वारा जो अक्षर लिखते हैं वो चिंगारी बननी चाहिए, और सारे नर नारी देखिए निर्भय होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में। देखिए जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। अब फिर यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, अर्थात जहाँ पर देखिए मनुष्यों के भीतर हर दम देखिए
ये जो स्वतंत्रता की जो क्रांति है, स्वतंत्रता की जो ज्वाला है, अगर वो जलती है, शोले के रूप में शोले में बदलती है, तो फिर बादल में बिजली होती होती दिमाग में गोले। जिस तरह देखिए बादल में बिजली होती है, जिस तरह देखिए बादल में गड़गड़ाहट या चमक की आवाज़ आती है, उसी तरह हमारे दिमाग में भी गोले होने चाहिए। अर्थात जिस तरह देखिए जब बिजली देखिए पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी को जला देती है, उसी तरह हम दिमाग के माध्यम से भी हम अंग्रेज़ों को जला सकते हैं, अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए हर पंक्ति के माध्यम से वे देखिए हमारे यानी भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि भी हमें लड़ना भी होगा और हमें देखिए बहुत कुछ करना होगा, तब ही जा कर के हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। और फिर वो आगे अब अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम दो पंक्तियां। इन दो पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, जहां पालते लोग लहू में हाला हल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि धन्य है वो समाज जहाँ भले तलवार नहीं है पर कलम रूपी हथियार है। कलम प्रतीक है विचारों की समृद्धता का, बुद्धिमता का, संवेदना का। क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही है, वो समाज विचारों से उतना समृद्ध होगा। अर्थात जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। तो वहाँ ये यहाँ पर देखिए कवि बोलते हैं, अगर आपके मन में स्वतंत्रता की भावना है, क्रांति की भावना है, तो यदि देखिए आपके हाथ में अगर तलवार भी नहीं है, तो आप अपने साहस से, आप अपने देखिए ताकत से आप देखिए दुश्मनों को भगा सकते हैं। और इस तरह देखिए रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के आंदोलन के समय इस कविता के माध्यम से कई लोगों को प्रेरणा मिली और कई लोग बाहर आए और 1947 में ये भारत आज़ाद हुआ। अर्थात भारत की आज़ादी में इन बुद्धिजीवियों की, इन कवियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसमें देखिए रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम लिया जाता है। और वैसे भी देखिए रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उनको उपाधि भी मिली थी, राष्ट्रकवि, क्योंकि उनकी जो भी कविता हैं, ये सारी कविताएं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। और ये जो कविता है कलम या की तलवार, इसमें भी देखिए राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसी कविताओं को पढ़कर हमारे मन में भी देश प्रेम की भावना जागती है। तो इस तरह देखिए ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।